बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज यकीनी तौर पर बहुत ही अफसोसनाक वाकया मीडिया के हवाले से एक और जान जो है उसका ज़िया अतर मतीन साहब और सीनियर प्रोड्यूसर समा टेलीविज़न के, वो आज यकीनी तौर पर एक हादसे का शिकार हुए जिसमें उनकी जान गई ख़ास तौर पे। और अभी इसकी तफ्तीश जारी है, उसको साथ साथ डिस्कस करेंगे कि हम किस हवाले से आज बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात वो ये है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। ये तो चले एक मीडिया के हवाले से एक ताल्लुक़ है, इनकी वाबस्तगी थी, लेकिन इसके बावजूद जो स्ट्रीट क्राइम है वो क्यों नहीं थम पा रहे कराची में। पहले कभी किसी साथी जमात पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता था, कभी कहा जाता था जी कि सिक्योरिटी दारों की कोई गफलत है, कभी कुछ और कहा गया, कभी कुछ और कहा गया, और एक तवातुर से हम सुनते आ रहे हैं, सिलसिला चलता जा रहा है। लेकिन ये बात कौन बताएगा कि ये मसला अब तक हल क्यों नहीं हुआ। ये तब हुकूमतें भी बदल गई, सिक्योरिटी इदारों में भी बड़ी तब्दीलियां हमें नजर आईं, उनके बड़ी तारीफ भी की जाती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कहा जाता है जी बड़ी बेहतरी आ गई है, अमनो अमान कायम हो गया कराची में। तो अमनो अमान जो लफ्ज़ यूज़ होता है कराची के लिए, वो किस अमनो अमान की बात की जाती है। फिलहाल बात करते हैं अतर अमीन साहब के हवाले से। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमानों में ज्वाइन करेंगे जो आज स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात करेंगे। अतर मतीन साहब, जिनको नहीं पता, वो समा के सीनियर प्रोड्यूसर थे, जा रहे थे अपनी गाड़ी में और देखा कि एक रोड पर वारदात हो रही है, रोड स्नैचिंग की वारदात खास तौर पे। उन्होंने गाड़ी को हिट किया, खास तौर पे बाइक वाले जितने भी दो लड़के थे वो उनके पीछे आए, जिसके फुटेजेस भी इस वक्त अवेलेबल हैं जो आप मीडिया पर देख रहे हैं साथ साथ। और उन लोगों ने टारगेट किया अतर मतीन को और वो जाँ भाग हो गया। अब ये वाकया सहाफ़ी के साथ हुआ है, वो एक अलग पस मंज़र है, उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन कराची के एक रहने वाले और एक पाकिस्तानी के साथ इस तरह के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते चले जाना, और फिर से एक जो टारगेट किलिंग कह लीजिए आप, एक वो भी एलिमेंट यहाँ पे नज़र आता है। और दूसरा जो एलिमेंट है वो स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। मुझे बताया जा रहा है कि इम्तियाज़ फरहान साहब ने ज्वाइन कर लिया। इम्तियाज़ फरहान साहब को मैं प्रोग्राम में वेलकम करूँगा। सीनियर सहाफ़ी हैं यकीनी तौर पर, और ख़ास तौर पे माजी में सदर रह चुके हैं प्रेस क्लब के कराची के, उनको मैं ज्वाइन करना चाहूँगा। अच्छा, साथ साथ सारिम बरनी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, हमारे बहुत ही मोतबर, बहुत ही मोहतरम आज के ख़ास तौर पे गेस्ट हैं। उनसे भी मैं चाहूँगा कि किसी यकीनी तौर पर इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सारिम बरनी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। तो दोनों मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। पहले मैं ज़रा बात करना चाहूँगा इम्तियाज़ फरहान साहब से, उनसे मैं जानूँगा पूरा वाक़या अतर मतीन साहब के हवाले से भी, क्योंकि सेम फील्ड से ताल्लुक़ है, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा एक प्रॉपर मुझे रिव्यू मिल जाए पूरी सूरत हाल का। इम्तियाज़ फरहान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ फरहान साहब, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच पा रही है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? इम्तियाज़ फरहान साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ फरहान साहब, कैसे हैं सर? जी इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ज़रा बात कीजिएगा आज। जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? इम्तियाज़ फरहान साहब से मुखातिब हूं मैं। इम्तियाज़ साहब भाई बोलो। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इम्तियाज़ फरहान साहब, आज जो वाकया हुआ है इस पे जरा बात कीजिएगा। साउंड इफेक्ट हो रहा है, प्लीज चेक कीजिएगा। मुझे लग रहा है आवाज में कोई इशू है। मैं जब बात कर रहा हूं तो मुझे दो आवाजें सुनाई दे रही हैं, मेरे ख्याल में दो मोहतरम गेस्ट बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी इम्तियाज़ फरहान साहब, अब आप मुझे सुन सकते हैं? इम्तियाज़ फरहान साहब, हेलो, ठीक हो गया। जरा चेक करें, इम्तियाज़ फरहान साहब को दोबारा कनेक्ट करें, इस तरह बात नहीं हो पाएगी इनसे। सारिम बरनी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सारिम बरनी साहब, प्लीज चेक कीजिए, आई थिंक कोई इशू है नेटवर्क्स में, उनको जरा दोबारा से कनेक्ट कीजिए ताकि मैं बात का आगाज कर सकूं। मेरे साथ मौजूद हैं अली ताहिर अराइन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, बैरिस्टर साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बट कराची इज नॉट डूइंग वेल, दिस इज वेरी सैड। इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहना, मैं चाहूंगा कि आप जरा कानूनी पस मंजर से जरा इस पे बात कीजिएगा कि इस तरह के वाकयात कराची में थम क्यों नहीं रहे हैं। कोई इल्जाम कभी सिक्योरिटी दारों पे लगा दिया जाता है, कभी सियासतदान पे लगा दिया जाता है, कभी किसी और पे लगा दिया जाता है, लेकिन खास तौर पे इसके ऊपर जो थमना का एक अमल था, एक कहा जाता जी ला कानूनियत है कराची में कुछ जमाने पहले, अब कानूनियत आ गई है, सिंध हुकूमत ने ये कर दिया, विफाक ने ये कर दिया, पार्टीज ने टेक ओवर ले लिया, कराची हमारा है, इस तरह के जुमले तो सुन रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं निकल पा रहा अब तक स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। सर इसका क्या सोल्यूशन है और लॉ इस हवाले से कितना स्ट्रिक्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वो बात बड़ी सिंपल है
मैं आपको कानून के ऊपर तमाम प्रोविजंस बता के चला जाऊंगा। 394, 396, 397 पाकिस्तान पीनल कोड, वो तो कानून का हिस्सा है ही है। बट यहाँ पे आसिफ साहब इशू कुछ और है। अच्छा। और इशू है इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ का। अब आप देखिए कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त एंटी टेररिज्म एक्ट सेक्शन 4 के तहत रेड विद आर्टिकल 147 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स को कुछ इख्तियारात दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने टारगेटेड किलिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ये सारी जो वारदातें करने वाले लोग थे वो उनके पीछे पड़े और उनको रोका। अब मसला ये आ रहा है कि एक बड़ी बेहिस किस्म की, आई एम सॉरी फॉर द हार्श लैंग्वेज, लेकिन एक बेहिस किस्म की प्रोविंशियल हुकूमत और एक बेहिस किस्म की वफाकी हुकूमत इस मुल्क के अंदर मौजूद है, जिनको जरा बराबर भी कराची की फिक्र नहीं है। सिर्फ अगर आप आज की स्टेटमेंट सईद गनी की देख लें कि बड़े शहर में क्राइम खत्म नहीं हो सकता, तो आपको पता लग जाएगा कि ये अपने अंदर इंडोर्स में बैठ के, और इनके तो दिमाग में यही है कि भाई कराची है, क्राइम खत्म नहीं हो सकता, तो कौन खत्म करेगा। ठीक है, देखें, सबसे पहली प्रोविंशियल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि क्राइम को कंट्रोल करें। और मैं आपको गारंटीड कहता हूं, आज आप मुराद अली शाह को ये बात कहें कि आप अपना प्रोटोकॉल छोड़ के सिर्फ 2 दिन आप कराची की सड़कों पे जो है ना विदाउट प्रोटोकॉल आप घूमे, विदाउट सिक्योरिटी घूमे, मैं देखता हूं कैसे स्ट्रीट क्राइम नीचे नहीं आता। सर, सारा मसला ये है, द एंटायर इशू इज दैट दे आर नॉट रेडी टू फील द पेन ऑफ द कॉमन मैन। मुराद अली शाह साहब अगर 2 दिन बाहर निकल जाएं सिक्योरिटी के बगैर और वो थ्रेट फील करें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, जो कराची का एक काम शहरी करता है, तो उन्हें पता लग जाएगा। और आज का जो वाकया है आप देख लीजिए कि असल में तो वो वाकये में हुआ ये है कि एक शहरी दूसरे शहरी की जान बचाने के लिए फील करता है, उसके लिए फील करता है, उसने जान बचाते हुए शहीद हो गया। और यहाँ पे आप एब्जॉल्व नहीं कर सकते इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत को। क्योंकि देखें, आईनी जो प्रोविजंस हैं उसमें जहाँ आर्टिकल 147 है, यानी कि जो वफाक है अपनी कुछ पावर सूबे को दे सकता है, जैसे कि रेंजर्स की दी, इसी तरह 149 भी है जहाँ वफाक ने कुछ डायरेक्शंस भी देनी है सूबे को, और इसी तरह 232 भी है जो इमरजेंसी लगाने की पावर देता है। मैं समझता हूँ इस वक्त जो हालात हैं स्ट्रीट क्राइम्स के, इमरजेंसी नाफिज करें कराची के अंदर, और आर्टिकल 245 आईने पाकिस्तान के तहत फौज को कॉल करें। फौज को कॉल करने के बाद बैठ जाए प्रोविंशियल होम मिनिस्टर भी, और जो इंटीरियर मिनिस्टर हमारा माशाल्लाह जिनको चपरासी नहीं रखना था वो आज इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये बैठ के कराची के स्ट्रीट क्राइम का मसला हल करें। बहुत हो गया यार, माओ के बच्चे मार के चले जाते हैं 10,000 15,000 रुपए के फोन के पीछे। और मैं कराची हूँ, पिछले 25 साल से शहर के अंदर मुकीम हूँ, मुझे पता है कि वो क्या एंग्जाइटी होती है जब आप अपनी फैमिली के साथ रात को 11 बजे शारे फैसल पे जा रहे होते हैं विदाउट सिक्योरिटी। तो 80% जो इनहैबिटेंट्स हैं, बल्कि उससे ज्यादा इस मुल्क के, वो विदाउट सिक्योरिटी जाते हैं। 11,000 वाकयात हो गए मगिंग के यहाँ पे कराची के अंदर। लोग आते हैं, छीन के चले जाते हैं, गोलियां मार जाते हैं लोगों की बहनों बेटी। अच्छा, ये भी तो कहा जाता है कि जी अमेरिका की एग्जांपल जो दी भी जाती है पॉलिटिक्स में, उधर भी स्ट्रीट क्राइम इतना है, दुनिया में नंबर 1 तो अमेरिका है स्ट्रीट क्राइम में। हम दूसरों की एग्जांपल देना स्टार्ट कर देते हैं। देखें, ये जी आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको सुन रहा हूँ जी। देखें, ये बड़ा एक इशू है, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे सियासतदानों का कि वो इनअप्रोप्रिएट किस्म के कंपैरिजन्स करते हैं। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, स्ट्रीट क्राइम ये कोई नहीं कह रहा कि 0% किसी जगह पे हो सकता है, लेकिन 0% करना एक आइडियल सिचुएशन होता है। और आप जब आइडियल सिचुएशन के पीछे भागते हैं तभी किसी हद तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जितनी वीक इन्फोर्समेंट कराची के अंदर है, आखिर हम भी बाकी मुल्कों में रहे भी हैं, हम वहां पे गए भी हैं, वहां पे मैंने पढ़ाया भी है लॉ, 5 मुल्कों में मैंने जाके लॉ पढ़ाया है। किसी जगह पे आपको ये एंग्जाइटी नहीं होती कि अभी कोई बंदा आएगा, मुझसे सारा कुछ लेके चला जाएगा और मुझे गोली मार के चला जाएगा। उसके बाद मुझे पुलिस, अगर मैं खुदा ना खास्ता इनसे बच गया तो पुलिस वाले मेरी रेर मार देंगे, मुझे तंग कर देंगे। और अगर मैं खुदा ना खास्ता पुलिस से बच गया तो मैं अदालतों में गवाहियां देता जलील हो जाऊंगा। और खुदा ना खास्ता अगर मैं अदालत से किसी तरह जाके मैंने गवाहियां अपना पार्ट प्ले कर भी दिया तो वो फिर बेल पे निकल आएगा और मेरे साथ ये वाकया दोबारा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि चुप करके मैं अपना फोन दे दूं और अपने घर पे बैठा रहूं और टीवी पे बैठ के मुराद अली शाह को और सईद गनी साहब को मैं देखता रहूं और वो बैठ के ये बयानात देते रहे कि कराची बहुत बड़ा शहर है, हमसे कंट्रोल नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो भाई नहीं कंट्रोल हो सकता, रिजाइन एंड गो। ठीक हो गया, ठीक हो गया अली भाई जी
जी कंप्लीट कर लें, कुछ कह रहे थे? मैं कहता हूं कि अगर आज स्ट्रिक्ट पुलिसिंग इन्फोर्समेंट शुरू कर दें, जिस तरह से मैं कह रहा हूं पैरामिलिट्री को लेके आके, विद इन 1 वीक 50% जो है वो क्राइम, स्ट्रीट क्राइम शहर से कम हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अली भाई अपनी वीडियो भी चेक कीजिएगा, आपकी वीडियो हम तक नहीं पहुंच रही है। अच्छा, मुझे इम्तियाज खान फरहान साहब से बात करनी है। इम्तियाज फरहान साहब, फरहान साहब, आज एक और सहाफी के साथ ये वाकया हुआ, गो कि ये स्ट्रीट क्राइम में अभी तक तो शुमार हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जरा इस पे बात कीजिएगा, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से भी और सहाफियों के साथ जो इस तरह के वाकयात बढ़ गए कुछ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह ताला हमारे अतर मतीन शेख के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन, और सारी बात हो। अब ये अली साहब जो एक बात फरमा रहे थे, तो मैं सिर्फ इनसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या सियासतदान सिर्फ जिम्मेदार है? क्या सिर्फ मुराद अली शाह जिम्मेदार है? क्या सिर्फ इमरान खान जिम्मेदार है? या हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज क्या कर रही हैं, वो जिम्मेदार नहीं है? ठीक है। जो रिटायरमेंट तक पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वेपन्स उनके पास होते हैं, सिक्योरिटी उनके पास होती है, पहली जिम्मेदारी किसी पॉलिटिशियन की नहीं है। अच्छा। इन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की है। जो ओथ लेते हैं, ये किसी हुकूमत का ओथ नहीं लेते, ये स्टेट के मुलाजिम है। क्या ये हमारे अली साहब जो फरमा रहे हैं, क्या यहाँ पैरामिलिट्री नहीं है मौजूद? यहाँ रेंजर्स मौजूद नहीं है क्या? यहाँ 92 में आर्मी नहीं आई क्या? ठीक है। उसके बाद नहीं आई, क्या हुआ भाई? भाई या तो रेंजर्स को पुलिस के अंडर में कर दें, या पुलिस को रेंजर्स के अंडर में करें। किसी एक, जैसे कराची के शहरी बल्दियाती मसले में जलील रुसवा हो रहे हैं, इसी तरह ये लॉ एंड ऑर्डर में हो रहे हैं। जिस तरह बल्दियाती इदारा एक नहीं है कराची में, इस तरह लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी एक नहीं है। रेंजर्स की अपनी जुरिसडिक्शन है, अपने पावर है, पुलिस के अपने पावर है, अपनी जुरिसडिक्शन है। ये कर नहीं सकते, कुछ ही नहीं कर सकते। कहाँ पे जाके एक अंडर में करें, एक फोर्स के, या तो रेंजर्स के अंडर में कर दें पूरी की पूरी पुलिस को, या पुलिस के अंडर में करें रेंजर्स को। ये दो अलग-अलग चलते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं कि जी पुलिस ताउन नहीं कर रही, वो बोलते हैं रेंजर्स के पास पावर है, सारी चीजें हैं, और सिर्फ हम मलाइन करते हैं सियासतदानों को। भाई सिर्फ सियासतदान है क्या यहाँ पर? और कोई नहीं है यहाँ पे, कोई काम करता नहीं है। ठीक हो गया, बड़ा क्लियरली आपने अपना पॉइंट नोट करवा दिया। मुराद अली शाह करेगा नहीं, लेकिन एक चीज होती है ना कि हम इधर, और दूसरा ये जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, ये आगे जरा मनशियात की वजह से क्राइम क्यों हो रहे हैं? मनशियात सिर्फ पाकिस्तान में क्या? और ये जो बात करते हैं ना स्ट्रीट क्राइम, बिल्कुल सही है, कहीं दुनिया में कम नहीं है बड़े कोस्टल सिटीज में, लेकिन होता यह है कि पूरी दुनिया में अमेरिका नंबर 1 है स्ट्रीट क्राइम में, लेकिन वहां पर स्टेट गाइड करती है सिटीजन को कि आप रजिस्ट न करें। आपसे कोई अगर छीनता है, आप क्या शिकागो इधर उधर जाते हैं, वहाँ FM पे ऐलान नहीं हो रहा होता कि फला इलाके में जाएं आप, तो आपके जेब में पैसे होने चाहिए, आपके हाथ में रिस्ट वॉच होनी चाहिए, ताकि कोई छीन के चला जाए। उसको कंपनसेट करती है गवर्नमेंट, इसके ऊपर हमें बात होनी चाहिए। और कराची के अंदर एक और मॉडल है, कराची में ओनरशिप लेनी पड़ेगी, नहीं लेंगे आपको मुंबई। कौन लेगा ओनरशिप? किसको लेनी पड़ेगी? ये मुझे आपको लेनी पड़ेगी, मुंबई स्टाइल लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, मुंबई स्टाइल लाना पड़ेगा। अच्छा। यहाँ पर जो ना देखें, आईने पाकिस्तान ये कहता है कि किसी भी शहर में कोई भी पाकिस्तानी कारोबार के लिए जा सकता है। मुस्तकिल सकूनत नहीं होती भाई, मुस्तकिल सकूनत नहीं होती। वोटर आपको खत्म करना पड़ेगा। जो यहाँ पर मुस्तकिल रहता है, चाहे वो पंजाबी हो, पठान हो, सिंधी हो, बलोच हो, कुछ उर्दू बोलने वाला हो, जो यहाँ का मुस्तकिल शहरी है, सिर्फ वोट इसके पास होना चाहिए, वोट होना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा, यहाँ पे ओनरशिप नहीं है, यहाँ पे आना जाना बिल्कुल आईनी तौर पे आके, लेकिन यहाँ के वसाइल पे। और फिर दूसरी और बात है, मुराद अली शाह की बात करते हैं सिर्फ, मैं किसी हुकूमत की, चाहे मुराद अली शाह की हुकूमत हो, लियाकत जतोई हो, चाहे तेरी के किसी की हुकूमत आ जाए, बात यह है कि जब यहाँ पंजाब, एक हम क्लेम करते हैं कि पंजाब के 60-70 लाख लोग यहाँ पे आते हैं रोजगार के लिए अपना, बिल्कुल उनका आके आते हैं, तो पंजाब हुकूमत 60-70 लाख के देना पैसे यहाँ पर। खैबर पख्तूनख्वा से जो 50-60 लाख यहाँ पर रहते हैं, उनका हक है, रहना चाहिए, आना चाहिए, काम करना चाहिए, उनका पाकिस्तान है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, पंजाब की हुकूमत को लॉ कंट्रोल करने के लिए पानी की वो हम पे ये फेडरल गवर्नमेंट आके एहसान जताती है, हम इतना पानी ज्यादा देते हैं, इलेक्ट्रिक को हमने इतनी बिजली दे दी, और भाई तुम्हारे यहाँ पे पंजाब के लोग नहीं रहते, खैबर पख्तूनख्वा के लाखों लोग नहीं रहते। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब हुकूमत के ऊपर लाजिम करार दिया जाए कि जब मेट्रोपॉलिटन की काउंसिल का हो, और जो वसाइल है
वो शेयर करें। ठीक है, सेवरेज लाइन के अंदर मसाइल हल करने के लिए ये सिर्फ ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है अकेले, तो यहाँ पे या कराची की गवर्नमेंट कोई सी भी हो, लोकल बॉडीज की, किसी वो करे, शेयरिंग करनी पड़ेगी सबको। ठीक हो अगर ये कहते हैं कराची सबका है तो भाई साबित करो कि सबका है। ठीक है, साबित करें कराची सबका है। दारुल हुकूमत है, सिंध का दारुल हुकूमत है, उसको ये तस्लीम करते हुए दोनों सूबों को शेयरिंग, दोनों बड़े सूबों को शेयरिंग करनी चाहिए सिंध हुकूमत के साथ। ठीक हो गया। इम्तियाज साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। सारिम बन्नी साहब, सर आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे मुख्तलिफ एंगल से। मैं आपसे सर जानना चाहूंगा कि जो आम शख्स हैं, जो आम आवाम है, जिसकी यकीनी तौर पे आप तो बड़ी दादरसी करते हैं, उनके दुखों को समझते भी हैं, उनको मदद भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे, आप किसको इसका जिम्मेदार ठहराएंगे सर? ये जो भी कराची के अवाम, ये पूरे पाकिस्तान में भी इस तरह के वाकयात बढ़ते हैं, कराची में कुछ ज्यादा हो रहा है, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे कि शायद आबादी ज्यादा है, इसकी रीजन हो सकती है, तो आप सर किसको कसूरवार ठहराएंगे? लेकिन सच तो ये कसूरवार तो मुझ समेत हर कोई है कि कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने को यहाँ तैयार नहीं है। राइट सर। और उसके बाद कसूरवार हमारे जो सही बात है, पुलिस है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की आती है। पुलिस की। अब उनके पास नफरी है या नफरी नहीं है, इसके जिम्मेदार तो हम नहीं है। इसमें जो हुकूमत जिम्मेदार है या पुलिस के अफसरान है, क्यों पोस्टें लेने के लिए इतने इतने बेताब बेचैन होते हैं कि मैं बच्चों लग जाऊँ, मैं लाके गड्डियत भी लग जाऊँ, मैं भी लग जाऊँ, जब आपको पता है कि मसाइल बहुत है तो साइड पोस्ट पे आप बैठे रहे। आप आते ही इसलिए हैं कि हमने आकर के इधर कमाई करनी है, क्योंकि ये इससे अच्छा स्टेशन मतलब ये क्या कहूँ, सिंध में क्या पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है कराची से अच्छा स्टेशन कमाने के लिए, क्योंकि एक लावारिस शहर है, जिसका जैसे जी चाहता है वो करता है। कोई क्रिमिनल, जितने क्रिमिनल हैं सबकी इंफॉर्मेशन पुलिस को होती है, सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं इतने यकीन से कह सकता हूँ अगर आज सुबह होने वाला वाकया हादसा जो है वो साफी के साथ, उसका भी इलाके पुलिस को पता होगा कौन लोग मुलव्विस थे, क्यों किया होगा। अच्छा, ठीक है, यहाँ हमने बिल्कुल ऐसे ही देखे। अच्छा तो यही है। अच्छा, हमने अपने सारी जिंदगी सिर्फ यही देखा है कि जी कत्ल के नाम दे दिए गए, जी स्ट्रीट क्राइम की वजह से मोबाइल छीन रहे थे तो मार दिया गया, पैसे छीन रहे थे तो मार दिया गया, जी गैरत की वजह से मार दिया गया, जी फिरके मजहब और जबान की वजह से मार दिया गया। कत्ल को कत्ल कहना, कातिल को कातिल कहना चाहिए, कातिल को सजा होनी चाहिए, सिवाय इसके कि कोई हादसाती मौत, रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई बिल्डिंग का हादसा हो जाए, कोई चीज कहीं फेंक रहा हो, किसी को लग जाए, हादसा हो जाए, उसमें माफी का जो है ना अंसर होना चाहिए, उसमें माफी की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन हमने अपने दीन के इस जो अल्लाह ताला ने कहा है कि जी तफासियत का निजाम रखा है, हमने उसको भी एक तमाशा बना दिया है कि लोग प्री प्लान आते हैं, लोगों की गोदे उजाड़ देते हैं, लोगों के सर के साए उजाड़ देते हैं, बच्चियों को बेवा कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दीन को ला के माफी तलाफी करके ये बता के जाने वाला चला गया। अरे जाने वाला अगर वो चला गया तो सफर करें, यहाँ तो आगे भी कितने जाने वाले मौजूद होंगे इस वक्त किसी को नहीं पता। तो इन चीजों को चेंज करने की जरूरत है, एक सख्त निजाम लाने की जरूरत है। और देखें बात यह है कि वो एक साहब जो अली साहब है, कौन है, कह रहे थे कि फौज ला के अगर हमेशा के लिए बिठानी है तो बिल्कुल ले आइए, हम भी साथ में चलिए, लेकिन अगर फौज आए, हालात बेहतर करे और फिर चली जाए फिर ये क्यों? क्योंकि पिछले दौर में जो हमारा नवाज शरीफ साहब का दौर गुजरा है, कराची के बेहतरीन और शानदार हालात थे। मेरी पैदाइश कराची की, मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, वही रेंजर्स थी, वही रेंजर्स है, फिर क्या हुआ, आज ये हालात क्यों हो रहे हैं इस तरीके से? अब किसी ने अख्तियारात दिए या नहीं दिए, उसके जिम्मेदार कराची की अवाम नहीं है, वो उनके मामला है। हमें अमन चाहिए शहर में, इस मुल्क में। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अभी वापस आके हमने इस पे बात लाजमी करनी है इस मौजू के ऊपर कि ये जो करने वाले हैं, जो स्ट्रीट क्राइम करते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, उन वजूहात को हमने कैसे कंट्रोल करना है और क्या अज़ाइम होते हैं पीछे। इस पूरी सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं कि वाई समवन डू इट। अब वो जाएगा और किसी को क्यों मारेगा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। यकीनी तौर पे एक छोटा सा ब्रेक है, पहले ब्रेक से वापस आने के बाद मौजूद मेहमान साहब मौजूद हैं और एक और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे जो पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुका हूं और अब बात करेंगे कि वजूहात क्या हैं। ये कोई भी ऐसा शख्स जो उठता है 5-10 हज़ार 15 हज़ार मोबाइल फोन छीनने के लिए जा रहा है, उसके पास गन मौजूद है, चले असला उसको मिल गया, कहीं से उसने जाकर वारदातें कर रहा है, किसी वारदात में वारदात खराब हो गई तो उसने उस शख्स को मार दिया। छीनने तक की हिम्मत समझ आता है, हिम्मत इंसान बना लेता है, जरूरत है,
नौकरी नहीं है, 10 वजूहात हो सकती हैं, लेकिन किसी को मार देने की हिम्मत कैसे किसी आम शख्स में आ जाती है? अली ताहिर भाई, अली भाई मुझे सुन रहे हैं? अली भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो सेगमेंट है, पहले सेगमेंट तो था इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा जो अब मैं बात करूंगा। जो मारने वाला है, ये जो मार देता है जाके, वो भी तो आम शहरी है, वो कोई टारगेट किलर तो नहीं है। 90% तो आम शहरी हैं जो शायद नौकरी नहीं है किसी के पास, किसी के घर में कोई इशू होगा, जब तक मैं समझ सका हूं, और कोई शौकिया तो नहीं कर रहा होगा चलो यार आज मूड हो रहा है किसी को जाके मार देते हैं, फोन छीन लेते हैं, बोर हो रहा हूं मैं। ये सब तो नहीं होता कराची में, हर किसी की एक लाइफ है। लेकिन किसी को जब कोई शख्स मारता है तो उसकी एक हिम्मत चाहिए होती है वो ट्रिगर दबाने की। उसको पता है कि इसके पीछे मैं एक आम शख्स को मार रहा हूं, वो भी जानता है कि मैं एक आम शख्स को मार रहा हूं जिसने कुछ नहीं किया, मेरा आज तक कुछ नहीं बिगाड़ा इसने, लेकिन उसके बावजूद मैं इसकी जान ले रहा हूं। ये हिम्मत कहां से आती है? जी देखिए, सबसे कानून की कमजोरी तो इस बात को समझें कि ये जो ज्यादा स्ट्रीट क्राइम इस मुल्क के अंदर है, ये वीक इन्फोर्समेंट की वजह से है। और वीक इन्फोर्समेंट जब होती है तो डेटरेंस नहीं होती, जब डेटरेंस नहीं होती तो एक दीदा दिलेरी तो बंदे में आ जाती है कि मैंने 2 दफा और किया है, 2 दफा अशरफ टुंडे ने भी किया है, 4 दफा फरीम टीटी ने भी किया है, 6 दफा जो है ना वो अशरफ लाला ने भी किया है, तो मैं भी 1 आध दफा कराता हूँ। तो एक तो दीदा दिलेरी आती है उस डेटरेंस से, उस वीक इन्फोर्समेंट से। नंबर 2, आपको पता है कि शहर की एक तारीख रही है और शहर के ऊपर एक ऐसी सियासी जमात नाफिज रही जिसने स्टार्ट किया ये अब यंग लड़कों को गैंगस्टर्स बनाना, किसी को टुंडा, ग्रेनेड, टीटी, पीटी, शीटी, नीटी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बनाए। उसके जवाब में जो कुछ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भी अपने अपने क्रिमिनल विंग्स बनाने शुरू कर दिए। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो कराची का जो यंगस्टर है वो पूरी तरह से इसके घेरे में आ गया। और नंबर 3 बात इसके अंदर ये है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कराची के यूथ के पास नहीं है। जब रोड के ऊपर निकलता है तो वो जलील हो रहा है, प्रोटोकॉल गुजरता है तो उसको 30-30 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, पुलिस वाला उसको थप्पड़ मार के आगे कर देता है, रिसाई उसके पास है नहीं, सेक्रेटेरिएट में उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, रिश्वत दिए बगैर उसका कोई काम होता नहीं है। तो फिर जाहिर है एक फ्रस्ट्रेशन भी है, और वो फिर फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बाहर निकल के लोगों को कूटना मारना शुरू कर देता है। इसके ऊपर से ये देखें, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूं कि अभी वो कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी साथ हैं, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका में ऐसे होता है कि पुलिस कहती है जी कि रिस्ट वॉच पहन के निकलें वरना हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, मुझे वो एक इंस्टेंस बताएं कि वो कौन सा चीफ कांस्टेबल था, कौन से शहर का, कौन से टाउन का, जिसने ये बात की थी, ताकि हम भी जरा थोड़ा सा पढ़ें और हम सीखें। देखिए ये सुनी सुनाई बातें हैं। जिस मुल्क के अंदर, जिस शहर के अंदर इन्फोर्समेंट स्ट्रांग होगी, लोग पकड़े जाएंगे, 90% नहीं, 80% नहीं, 75% लोग अगर पकड़े जाएंगे और उसके बाद जेल में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली काम होना शुरू, ये स्ट्रीट क्राइम कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, ये जो मिलिटेंट विंग के लड़के हैं इनको हमने MQM खत्म की और इनको छोड़ दिया गलियों के अंदर। और यार रिहेबिलिटेट नहीं करना, उनको किसी जगह टेलीफोन ऑपरेटर नहीं लगवाना। MQM ने तो कई जगह पे किसी को वाटर बोर्ड में फिक्स किया हुआ था, किसी को कहीं फिक्स किया हुआ था, किसी को 10,000 15,000 किसी की लगाए हुए थे। उन लड़कों को कुछ रिहेबिलिटेट भी तो करो, वरना फिर वो इस तरफ आते हैं। और नंबर 3 बात बड़ी सिंपल सी ये है कि मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपसे कह रहा हूं कि ये जो सिंध के हुक्मरान हैं, ये आम शहरी को भी अगर इंसान समझना शुरू कर दें तो इन्फोर्समेंट होना शुरू हो जाएगी, जैसे नवाज शरीफ के दौर में हुई थी। और वफाकी हुकूमत अगर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, तो उस वक्त भी सूबाई हुकूमत तो सिंध की सूबाई हुकूमत तो यही थी ना उस वक्त भी, नवाज शरीफ साहब के दौर में। हाल होगा। देखिए नवाज शरीफ के दौर में चीजें बड़ी बेहतर थी। वो एक आर्मी नवाज शरीफ साहब पूरा कराची, उनको 2 या 4 हाथ होते हैं, उनसे भी सैल्यूट करता। उन्होंने कराची को गंदगी से पाक किया। अभी भी हमारे इदारों की जिम्मेदारी है कि जब देखे ना सर्जरी, अब कैंसर खत्म होना शुरू हुआ है सर्जरी के बाद, तो आप केमियोथेरेपी करने के बजाय उसको छोड़ दें तो फिर वो सिचुएशन फिर वापस वहीं आ जाएगी। और इस मसले को हल करें। ठीक हो गया। ठीक सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अहमद चनाई साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक चीफ रह चुके हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर CPLC के हवाले से आपका नाम यकीनी तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा रिकॉर्ड। मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ में आऊं, लेकिन उससे पहले मैं इम्तियाज फरहान साहब से एक सवाल कर लूं। सर अगर आप हमारे साथ रहें, उनसे मैं एक सवाल कर लूं, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कीजिएगा, माजी में क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है। इम्तियाज फरहान साहब। जी इम्तियाज फरहान साहब, ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और क्योंकि आप सहाफी भी हैं, प्रेस क्लब के माशाल्लाह सदर भी रह चुके हैं, तो आपसे ये सवाल पहले मैं करूंगा, उसके बाद मैं अहमद चनाई साहब की तरफ जाऊंगा।
वजूहात के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि ये हिम्मत कहां से आती है, खासतौर पे जो ट्रिगर चलाता है शख्स, जिसको पता है कि वो भी पकड़ा जा सकता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, पुलिस उसको भी पकड़ेगी, उसके अंदर हिम्मत कहां से आती? क्या इसके पीछे भी उसके पुलिस से ताल्लुकात या जजेस से ताल्लुकात या वीक जुडिशरी सिस्टम वजह हो सकती है कि उसको इस बात की एश्योरिटी होती है कि अगर वो पकड़ा भी गया तो होने कुछ नहीं वाला उसके साथ? देखिए, सबसे बड़ी जो अहम वजह है जो हम समझते हैं जस्टिफिकेशन है। जैसे अली ताहिर साहब जस्टिफिकेशन पेश कर रहे थे ना कि बेरोजगारी फला, ठीक है, घर में गुर्बत उरूज पर है, क्राइम रेट 0 है, मतलब गुर्बत कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है क्राइम करने का। और जो अली ताहिर साहब ने सही से बात सुनी नहीं, मैं उनसे ये फरमा रहा था कि FM पे अनाउंसमेंट होती है कि जान बचाने के लिए शहरियों की, अमेरिका के कई इलाकों में, कि वहां से आप गुजरे इस टाइम के बाद तो आपके पास कोई चीज होनी चाहिए ताकि वहां क्रिमिनल छीन के भाग जाए। अगर आपके पास चीज नहीं होगी तो मारे, और फिर गवर्नमेंट कंपनसेट करती है। इलाका पुलिस ईमानदारी के साथ जब बताता है बंदा, कंपनसेशन होती है। और ये जो जस्टिफिकेशन की फला तंजीम ने ऐसे कर दिया, फला ने ऐसे कर दिया, ओ भाई ये सब तो करते रहते हैं, तो ये लाइन एनफोर्सिंग एजेंसी क्या कर रही है? सारे इख्तियारात के ये जस्टिफिकेशन जो हम पेश करते हैं ना कि फला तंजीम की वजह से हो गया, फला सियासी जमात और सिंध गवर्नमेंट की वजह से ये हो गया, तो भाई क्या सिर्फ ये कराची में सिर्फ सिंध गवर्नमेंट है और कोई इदारे काम नहीं कर रहे थे यहाँ पर? और दूसरे कोई है नहीं, हम खामखा किसी एक हुकूमत पर डाल देते हैं। वो कह रहे हैं कि मातहत तो सिंध हुकूमत के आते हैं ना, इस वजह से शायद कह रहे हैं। मातहत सिंध हुकूमत के जरूर आते हैं। मुराद अली शाह कोई हुक्म देखे अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए यहाँ पर, रियलिटी भी तो समझे। और सिर्फ ये कराची में क्राइम नहीं हो रहा। अच्छा। एक बात मैं आपको और बताऊं आसिफ मालिक साहब, जी प्लीज प्लीज। कराची का क्राइम जानबूझ के ज्यादा डिस्कस किया जाता है। अच्छा। यहाँ पे रात को इस तरह औरत की इज्जत नहीं लूटी जाती बच्चों के सामने जैसे पंजाब में लूटी गई है। आए दिन वहाँ मर्डर होते हैं, वहाँ बच्चों के अगवा की वारदातें हो रही हैं। चनियोट में चले जाए आप, लाहौर में आप जाके देख ले, क्राइम रेट कम नहीं है। गुजरावाला में कोई क्राइम रेट कम नहीं है। कराची को खास तौर पे डिस्कस किया जाता है। खास तौर पे बताया जाता है कि यहाँ ओ भाई सब जगह के डिस्कस करें आप सारी चीज, और फिर एक हुकूमत पर डाल दी जाती है। तो क्या दूसरे सूबों के वज़ीर आला बड़े कमाल के लोग हैं? बात यह कि वो डिस्कस नहीं होती मीडिया के ऊपर इस तरह। वहाँ पर होने वाला क्राइम, हमें सबको मिलकर कराची में जो दूसरे सूबों के लोग आबाद हैं उनकी हुकूमतों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया। और ये जस्टिफिकेशन नहीं है बेरोजगारी, मनशियात, फला, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है क्राइम की, और न इसकी कोई इजाजत ही ना। ये कि जुडिशरी जो है हमारे यहाँ बेल आउट हो जाता है, 30 से 35 सेकंड का टाइम होता है। ये हमने जो सारे ये जो भी क्रिमिनल है, ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो, उसके बाद 30 से 35 सेकंड का काम होता है। अच्छा। ट्रेगर दबाने की किसी में हिम्मत नहीं है। अच्छा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमें दो सारी चीजें, आज के जो वाकया हुआ सारी चीजें है ना, उसके अलावा भी जो वाकयात हुए, बात ये होती है कि या तो मैं तो उस बात का हामी हूँ कि असलहा आम किया जाए, ये लाजिम करार दिया जाए कि हर गाड़ी में ड्राइविंग लाइसेंस की तरह असला लाइसेंस याफ्ता असला होगा। तो आप देखें, मैं आपको इलाके मिसाल के तौर पर कोट अनकोट, कराची में ऐसे इलाके जहाँ पर ये इम्प्रेशन है कि हर घर में असला है, वहाँ आपको डकैती नहीं मिलेगी। अच्छा। वहाँ पे आपको स्ट्रीट क्राइम नहीं, आप जाएं जहाँ पे जहाँ इम्प्रेशन है, बनारस, कायदाबाद, कोयला, ये जहाँ इंस्पिरेशन है कि हर घर में असला है, वहाँ पे आपको स्ट्रीट क्राइम नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको डकैती नहीं, हाँ आपस के झगड़े जरूर मिल जाएंगे। नहीं, अहमद चनाई साहब ने बहुत काम किया है, बहुत सारी बात तो आपको ये बता भी नहीं पाएंगे। इन्होंने तो देखे, जब बंदे को ये पता हो ना लूट मारने को कि मैं निकलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं फायरिंग कर रहा हूँ, मुझे भी मार देगा कोई। और दूसरी एक और बात, हम शहरियों को ट्रेन करना पड़ेगा। अच्छा। कि अगर कोई वारदात देख रहे हैं 50 से 60 फीट दूर आप तेजी से हारन बजाएं, स्पीड दे, रुक के उनको देखें। 50-60 फीट का फासला ऐसा होता है कि आप महफूज होते हैं। अच्छा। अगर क्रिमिनल आपकी तरफ फायर करे, चाहे उसके पास क्लेशन कोप हो, SMG नहीं होनी चाहिए, बाकी तो आप महफूज हैं, चाहे .9 हो, चाहे रिवॉल्वर हो, चाहे TT हो, चाहे क्लेशन कोप हो, आप 18 से 20 फीट के बाद आप महफूज साइड में होते हैं। तो हम ये देखें कि अगर कोई वारदात हो रही है तो हमें रुकना चाहिए 50-60 फीट दूर, हमें हारन तेजी से बचाने। आज भी तो वही कोशिश की ना अतर मतीन साहब ने, कोशिश तो उन्होंने भी यही की थी कि हिट करना एक है ना, हिट करके अब ये होता है ना, एक बंदा जो मासूम शहरी हो, ट्रेन नहीं हो, उसके पास ये हो जाता है, हिट करने के बाद डायरेक्ट आगे तेजी से गुजरना चाहिए था। आपको याद होगा लोगों ने जलाना शुरू किया था,
मैं हाफ फ्राई फुल फ्राई के हक में हूँ भाई। हाफ फ्राई होने चाहिए, जो पुलिस अफसर ऐसा करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, करना चाहिए ऐसा। चलें, कानूनी लफ्ज यूज हो रहे हैं, हाफ फ्राई टर्मिनोलॉजीज। अहमद चुनाई साहब, सर अहमद साहब, ये स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से जरा माजी को पहले कंपेयर कीजिएगा अब के दौर के साथ, और बीच में नवाज शरीफ साहब के दौर का आज काफी जिक्र हो रहा है, तो उस दौर में भी जरा थोड़ा जाइएगा और बताइएगा कि क्या बेहतरी आई थी और रीजंस क्या थे। अगर कुछ दौर बीच में बेहतर आया था, कुछ साल कह लीजिए, तो उस वक्त क्या हुकूमत का ज्यादा उसमें किरदार था, सिक्योरिटी इदारों का कुछ किरदार था, या कोई और खास फोर्स जो है वो उसको डील कर रही थी, कुछ अंदरूनी कुछ सिलसिला था? तो जरा सबसे पहले इस पे बात कीजिएगा सर, ये क्राइम फिर से क्यों बढ़ गया इतना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, मैं कुछ हद तक तो इम्तियाज फरहान साहब की बातों से एग्री करता हूँ। बात यह है कि कराची में मुख्तलिफ किस्म के जराइम जो हैं वो होते रहे हैं, और जब ये हम बात करते हैं ऑपरेशन 2013 की 5 सितंबर जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने ऑपरेशन का आगाज किया था, तो उस वक्त शहर में जो जराइम की सूरत हाल थी उनमें अगवा बराए तावान, स्ट्रीट क्राइम, उसके बाद फिर स्ट्रीट किलिंग, और ये बेतहाशा थे और लोग बड़ी बुरी तरह परेशान थे। अल्हम्दुलिल्लाह दो तीन मेजर एस्पेक्ट थे, जिसमें दहशतगर्दी भी शामिल है, जिसमें अगवा बराए तवान भी शामिल है, जिसमें डकैतियां वगैरह भी शामिल हैं, उसमें तो बड़ी हद तक कमी आ गई। अच्छा, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम है, मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि कल जो सूरत हाल थी वही आज सूरत हाल है। फर्क सिर्फ इतना आ गया है कि स्ट्रीट क्राइम में अब शिद्दत पसंदी ज्यादा आ गई है, वायलेंस ज्यादा आ गया है, और जो मुल्जिम होता है वो इस बात से दरेज नहीं करता कि वो स्ट्रेट फायर कर दे। ये सूरत हैसियत जो है ये बहुत कुछ बताती है, हमारे माहौल की अक्कासी करती है, हमारे माशरे की अक्कासी करती है, और साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकामी की जिम्मेदारी जाहिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बाकी जो सारी बातें हैं, चाहे वो आपकी माशी मसाइल हो, चाहे दूसरे मसाइल हो, ये सारे मसाइल जो हैं वो सेकेंडरी इश्यूज हैं। प्राइमरी इश्यूज ये हैं कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज स्ट्रीट क्राइम के ज़हाम को जो है वो रोकने में नाकाम हुई, और हमें इस इन तमाम बातों से इत्तेफाक है। तो बस मैं ये समझता हूँ कि जब तक कराची पुलिस जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर इसका हल नहीं निकालेगी और फिर उस पर पूरी तरह अमल नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि हम जो है वो स्ट्रीट क्राइम के इंतजाम को जो है वो काबू पा लें। ठीक है, ये सूरत हाल है सर। अब सोल्यूशन क्या है? अवाम अपने एंड पर कैसे सेफ्टी रख सकती है कि हम हर एक के हाथ में असला? हाँ, ये इस पे जरा बात कीजिएगा, ये लॉजिक क्या है कि जी हम शहर को डिजिटलाइज करें। अच्छा, शहर के जो 112 थाने हैं वो इस बात की जिम्मेदारी लें कि उनके इलाकों में जहाँ जहाँ क्राइम्स हो रहे हैं उसको वो रोकने में पूरा काम करेंगे। और मैं ये थाने के अपने बाहर गेट पे कोई गार्ड नहीं होता सर, वो देख ढूंढना पड़ता है जाके, कोई रिपोर्ट लिख ले हमारी। जाने थे कि मैं इस बात को मानता ही नहीं कि जी हमारे जो है वो पुलिस को जो है, जो इलाके की थाने की पुलिस हो, उसको नहीं पता कि चप्पे चप्पे में क्या हो रहा है। अच्छा, उसको पता है चप्पे चप्पे में क्या हो रहा है, कौन दहशतगर्द छुपे हुए हैं, कौन स्ट्रीट क्राइम क्या नासिर जो है वो वहाँ पे रहते हैं, और कौन लोग वहाँ आकर स्ट्रीट क्राइम करते हैं, चाहे वो मुकामी हो या गैर मुकामी हो। ठीक है। तो ये जब तक थाने फाल नहीं होंगे, इस पे काम नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ हम हमेशा यही कहानियां दोहराते रहेंगे, यही बहस दोहराते रहेंगे, और इसमें हमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अहमद चुनाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स और प्रॉपर बात शेयर की। सारिम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मेरे तमाम मौजूद मेहमानों की भी, और खासतौर पर अहमद चुनाई साहब के भी हवाले से, कैसे वाइंड अप करेंगे सर इस मौजू को? वजुहात के ऊपर सारिम साहब, वजुहात के ऊपर कि आप बल्कि यू द वेरी राइट पर्सन टू आंसर दिस, कि एक बंदा अगर गोली चलाता है, एक आम शहरी है, उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आती है सर? देखिए, ये जो इम्तियाज साहब वाली बात थी, एक आपने और कही, मैं अक्सर कहते हैं बेरोजगारी से चोरी बढ़ सकती है। ठीक है, तकलीफें ही बढ़ेगी बेरोजगारी से, कभी भी चोरी बढ़ सकती है। वो क्रिमिनल नहीं है, रोजगार वाले लोग हैं ना, उन्हें जरूरत होगी वो चोरी करेंगे वो। अच्छा, तो ये चोरी नहीं है, ये डकैती है, ये लेमारी है, ये कत्ल वारत है। इन्हें कैसे एक बेरोजगार आदमी को कैसे पता चल जाता है कि वेतन कहाँ मिलता है, वारदात कैसे होती है, मेरा पार्टनर कौन बनेगा? ठीक है, तो ये सब क्रिमिनल लोग हैं जी। ये वो क्रिमिनल लोग हैं जो जहाँ नौकरियां भी अगर करते हैं तो वहां भी इस तरीके से लुटवाते हैं दूसरे लोगों से। ये वो क्रिमिनल लोग हैं।
ये वो लोग हैं जो आपने देखा होगा कि घरों में माफिया अमूमन काम करती है, वही दरवाजे खुलवाती है और वहां से बाहर से लोग आते हैं और लूट के चले जाते हैं। और पुलिस का ये हाल है। मैं आपको बिल्कुल कल का ताजा वाकया बताऊं कि डिफेंस ऐसे इलाके में मैं अपने दोस्त को छोड़ के निकला हूँ तो मुझे वहां रोका। मैं रुका वहां पे, मैं शीशा था, तो उन्होंने देखा यार कोई बंदा तो बड़ा कोई लग रहा है इस तरीके का जिससे कुछ कहा नहीं जा सकता है, चेक करें या कुछ भी। तो मुझसे कह रहे सर वो बस 4 लोग हैं, हम लोग ख्याल कर ले हमारा। ठीक है। अब आप अंदाजा तो लगाएं कि भीख मांगनी हो तो वो सफ़े अव्वल पे होते, बदमाशी करनी हो तो हमारे पुलिस वाले सफ़े अव्वल पे, जहाँ तीर चल जाए तो वहाँ वो चला देते थे, के खड़े हो जाते। कोई तो पूछे क्या इनको तनख्वाहें नहीं दी जाती, क्या मसाइल क्या है, क्या या ये लूट मार करके खींचते लोगों से, या ये जो है ना मांगने पे तो आ जाते। इनको ड्यूटी देने के लिए खड़ा किया वहाँ इलाकों में, ये अपनी ड्यूटीज क्यों नहीं देते? ड्यूटीज क्यों नहीं कोई फन्ने खान आए और वो बताए कि मैं फला फन्ने खान हूँ तो वो क्यों डरता है उससे? वो उसकी गाड़ी चेक करे, कागजात चेक करे, अगर कोई चीज नहीं है तो उसकी गाड़ी बाउंड करे। क्यों, किस चीज का डर खौफ है? अफसरान क्यों नहीं उनका साथ देते? तो जो मसाइल है ये उनके हल करने के, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, इसमें डर कुछ नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अली भाई लास्ट मिनट कैसे वाइंड अप करेंगे सर? सर मैं सिर्फ एक चीज पे ये रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ कि ये जो आइडिया है कि तमाम लोग अपने पास पिस्टल्स रखें या उसका इस्तेमाल करें, ये शहरियों की हरगिज़ जिम्मेदारी सर, ये आपको कारोबार बढ़ जाएगा आपका अच्छा खासा। वैसे बैरिस्टर साहब आपको बड़ा बिजनेस आएगा इससे, सबने अगर असला रख लिया तो ना तो शहरी की जिम्मेदारी है, ना इससे अच्छी सोसाइटी पैदा होती है, और ना किसी को अपनी माँ बहन बेटी को छोटे बच्चों को इस डेंजर में डालना चाहिए, क्योंकि जहाँ उन्हें पिस्टल नजर आएगी वहां वो वैसे ही गोली मार जाएंगे। यहाँ पे तो टॉक शोज में आपको पता लड़ाई होती है तो एक बंदा नीचे गिर के वो चला जाता है, तो गोली शोली चलाना तो बड़ी दूर की बात है। ये इररिस्पॉन्सिबल बात है, नहीं होनी चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट की पहली जिम्मेदारी है, और नंबर 2 पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को इंश्योर करें कि अपनी सिक्योरिटी को कम करें। जो 50% वैसे ही कराची की फोर्स इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के ऊपर लगाई हुई है, उसको कम करें और आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इम्तियाज फरहान साहब, सर क्लोजिंग कमेंट्स ऑफ द शो, लास्ट मिनट है सर बस। देखिए सबको जो है ना मिलके ये काम करना पड़ेगा, सिर्फ कोई सियासी जमात की जिम्मेदारी है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो अहमद चनाय साहब एक बात कर रहे थे, सबको देखिए पुलिस में बड़ी एहलियत है। आप कितना क्रिटिसाइज करें, आपने 2 दिन पहले औरंगी टाउन में देखा इस पुलिस ने काम किया, उससे पहले भी कई आपको पुलिस के कारनामे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हेल नहीं है। मसला ये कि उनको सपोर्ट की जरूरत है। क्रिटिसाइज ये 10% भी नहीं है जो क्रिमिनल टाइप के जो पुलिस ऑफिसर या पुलिस के अंदर लोग हैं। 90% में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। 90% मैं कहता हूँ पुलिस को मुकम्मल बाइख्तियार किया जाए, ठीक हो गया, इंडिपेंडेंट, और उसको जिम्मेदारी दी जाए, जिम्मेदारी दी जाए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज खान फरहान साहब, आपने वक्त दिया। अली ताहिर अरई साहब बहुत शुक्रिया। सालिम बन्नी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अहमद चनाय साहब बीच में आए, उन्होंने भी बात की इस हवाले से। कराची की जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी, इस बात पे बिल्कुल मैं टोटली एग्री करता हूं। मिलकर एक दूसरे की हिफाजत करें, और जहां पे आपको लगे कि आप सेफ हैं लेकिन आप किसी की मदद कर सकते हैं तो यकीनी तौर पर मदद कीजिए, क्योंकि कल को इसी तरह आपकी भी कोई मदद करेगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात पीर को रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।